जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है कि संप्रभुता से आप क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। या मानव अधिकार क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। या पर्यावरण क्या है, विश्व में पर्यावरण समस्या क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पिछले बार पूछे जा चुके हैं और इस बार 5 नंबर में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन मैंने करवा दिए, बस ये 3 क्वेश्चन बचा हुआ था दोस्तों, उसको भी मैं इस वीडियो में करवा रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले संप्रभुता के बारे में, उसके बाद मानव अधिकार क्या है, इसकी विशेषता, उसके बाद पर्यावरण क्या है और विश्व में पर्यावरण की समस्या। सबसे पहले आते दोस्तों संप्रभुता से आप क्या समझते हैं। देखिए, संप्रभु मतलब क्या होता है। जैसे भारत एक संप्रभु राज्य है, राज्य मतलब होता है देश, तो भारत एक संप्रभु देश है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर भारत में कोई भी कानून बनाना हो, कोई भी निर्णय लेना हो, तो क्या हमारी जो सरकार है वो क्या दूसरे देश के सरकार को पूछती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो किसानों के लिए कोई नियम बनाना है, तो क्या हमारे जो देश की सरकार है वही हमारे किसानों के लिए कानून बनाएगी। ऐसा नहीं कि अमेरिका के प्रधानमंत्री से पूछेंगे कि हमको किसानों से रिलेटेड कानून बनाना है, तो आप जैसे बताएंगे वैसे ही करेंगे। मतलब अगर कोई भी देश खुद के बल पर, खुद से ही इतना वो शक्तिशाली है, यानी वो खुद से स्वतंत्र है कि हर एक नियम कानून को अपने से बना रहा है, चाहे वो देश के अंदर का कोई नियम कानून बनाना हो, चाहे देश के बाहर का कोई नियम कानून बनाना हो, अगर वो खुद के पैरों पर चल रहा है, खुद के पैरों पर सारा काम कर रहा है, इसका मतलब वो देश संप्रभु है। और मान लो कोई ऐसा देश है जो दूसरे देश को पूछ करके या तो दूसरे देश के दबाव में आकर के काम कर रहा है, ठीक है, तो वो संप्रभु देश नहीं है। तो भारत एक संप्रभु देश है जिसमें से हर एक निर्णय, हर एक काम हमारे खुद सरकार ही करती है, कोई दूसरे सरकार से मदद नहीं लेती है या दूसरे सरकार के बताए गए रास्तों पर नहीं चलती है। ठीक है, तो संप्रभु का अर्थ है, संप्रभुता का अर्थ है किसी भी राज्य के, राज्य मतलब कि देश, कोई भी देश की सर्वोच्च और स्वतंत्र शक्ति, मतलब कोई भी देश की के पास वो सर्वोच्च शक्ति है और वो खुद स्वतंत्र भी है, यानी उसके पास इतना शक्ति है कि वो जो चाहे वो खुद कर सकती है अपने देश की सरकार, और वो खुद भी स्वतंत्र है, मतलब आज़ाद है। कुछ भी कानून बनाएंगे तो उसके ऊपर कोई दूसरा देश दबाव नहीं डाल सकता कि अपने देश में ये क्या कानून बनाया है। ठीक है, जिसके आधार पर वह अपने देश के अंदर और बाहर बिना किसी दूसरे देश के हस्तक्षेप, हस्तक्षेप मतलब बिना पूछे बिना डरे के निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है, अपने देश की सरकार क्या होती है, चाहे वो देश के अंदर की बात हो चाहे देश के बाहर का कोई कानून बनाना हो, बिना किसी भी दूसरे देश के दबाव के, हस्तक्षेप के खुद से निर्णय ले सकते हैं, उसी को बोलते हैं संप्रभुता। संप्रभुता की परिभाषा क्या है, तो संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके आधार पर, है ना, जिसके द्वारा राज्य मतलब देश अपने क्षेत्र में कानून बनाता है। यानी भारत है तो भारत सरकार क्या करती है, अपने ही क्षेत्र में कानून बनाती है, कानून को पास करवाती है, दूसरे देश में तो नहीं जाती है ना, उन्हें लागू करती है और अपने नागरिकों पर शासन करती है। और राज्य यानी देश किसी अन्य देश के अधीन नहीं होता है, और जो हमारा देश है वो किसी दूसरे देश के अधीन नहीं होता है, उसके गुलाम नहीं होता है, तो इसी को बोलते हैं संप्रभुता। संप्रभुता की विशेषताएं देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने जो हेडिंग लिखा है पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, अगर ये सब याद नहीं रहता तो आप ये सब को छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये सब को छोड़ सकते हैं और सीधे ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं, ये सब पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है सर्वशक्ति। जो भी देश संप्रभुता देश है उस देश के पास सबसे ज़्यादा शक्ति होता है, तभी तो वो सरकार खुद से काम कर रही है। अगर कोई सरकार दूसरे से पूछ करके वो काम कर रही है, इसका मतलब वो देश संप्रभुता नहीं है, यानी उसके पास उतना ज़्यादा शक्ति नहीं है ना। तो सर्वशक्ति, राज्य से ऊपर कोई अन्य शक्ति नहीं होती है। जो देश संप्रभुता होती है तो उस देश के पास जितनी सारा शक्ति है, यानी कि देश की सरकार के पास जितना सारा शक्ति है, उससे बढ़ करके कोई अन्य शक्ति नहीं होता है। सरकार भले चेंज हो सकती है लेकिन उस देश का जो शक्ति है वो चेंज नहीं होगा। कोई दूसरा, ऐसा नहीं कि अभी कोई और प्रधानमंत्री है तो वो खुद से शासन कर रही है, कल होकर के कोई और प्रधानमंत्री आएगी तो अमेरिका के से पूछताछ के वो काम करेगी, ऐसा नहीं। जो भी प्रधानमंत्री बनेगी वो हमारे भारत देश का एक सिस्टम है कि वो अपने ही अनुसार चलाएगी इसको। स्वतंत्रता, राज्य अपने निर्णय स्वतंत्र लेता है। ठीक है, यानी स्वयं लेता है, यानी कि जो हमारे सरकार होती है वो अपने निर्णय को क्या करती है, खुद से लेती है। अस्थायित्व, यानी सरकार बदल सकती है लेकिन राज्य की संप्रभुता बनी रहती है। सरकार बदल सकती है लेकिन जो हमारा देश की संप्रभुता है वो बनी रहती है। अविभाज्यता, मतलब संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता, मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि आधा देश में ये सरकार काम करेगी और आधा देश में ये सरकार काम करेगी, नहीं, पूरे देश में एक ही सरकार काम करती है।
सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता का मतलब हो गया राज्य के जितने भी सारे सभी नागरिकों उन सभी को कानूनों का पालन करनी चाहिए, यानी सभी नागरिकों को कानूनों का पालन करना चाहिए, यानी कि पालन करना पड़ता है। जैसे सरकार बोलती है वैसे ही देश के सभी नागरिकों को क्या करना पड़ता है, बात मानना पड़ता है। आगे देखिए भारत में संप्रभुता, देखते हैं भारत में संप्रभुता क्या। तो भारत एक संप्रभुता वाला राज्य है। इसका अर्थ है कि भारत अपने सभी आंतरिक और बाहरी निर्णय स्वयं लेते हैं। क्या हमारे सरकार कोई दूसरे, चाहे देश से बाहर की कोई निर्णय लेना हो, देश से के अंदर कोई निर्णय लेना हो, वो स्वयं लेती है, ठीक है, तथा किसी अन्य देश पर वो नियंत्रण में नहीं है, और अन्य देश के नियंत्रण में नहीं है, मतलब अन्य देश का गुलाम नहीं है। उदाहरण देखिए, यदि भारत अपनी शिक्षा नीति या रक्षा नीति या विदेश नीति स्वयं तय करती है कि हमें क्या करना है, तो और किसी दूसरे देश की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, तो यह भारत की संप्रभुता का उदाहरण है। यानी कोई भी अगर नीति बनाना हो सरकार को, रक्षा नीति, विदेश नीति, शिक्षा नीति, तो वो खुद से निर्णय देती है, ठीक है, किसी दूसरे देश से वो क्या करती है, पूछताछ नहीं करती है। तो ये कह सकते हैं कि भारत एक क्या संप्रभुता वाला देश है, और उसका ही एक उदाहरण है। आगे देखिए, संप्रभुता राज्य की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके बिना कोई भी देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं माना जाता। यानी कि कोई भी देश जो संप्रभुता नहीं है, मतलब खुद से निर्णय अपने से नहीं ले पा रही है, वो दूसरों को पूछ रही है, और कोई दूसरा देश के गुलाम है, तो कह सकते हैं कि वो देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। संप्रभुता ही राज्य को अपने नागरिकों के हित में कानून बनाने, शासन चलाने और विश्व में स्वतंत्रता पहचान बनाए रखने की शक्ति प्रदान करती है ना। संप्रभुता से ही पता चलता है कि नागरिकों के लिए सारा कानून बनी हुई है, नागरिकों के लिए ही सरकार काम कर रही है, और विश्व में उस नागरिक का पहचान बनता है कि वो नागरिक वाला जो देश है वो स्वतंत्र है। जिस देश में संप्रभुता होती है वो देश के नागरिक स्वतंत्र होते हैं, वहाँ पे सारे काम जनता के लिए होती है, ठीक है। मानवाधिकार के अर्थ, तो मानवाधिकार या मानव अधिकार एक ही है, ठीक है। तो मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो एक मानव होने के नाते निश्चित रूप से मिलने चाहिए, है ना। मानव अधिकार क्या है, मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो एक मानव होने के नाते, हम एक मानव हैं, हम एक मनुष्य हैं, तो एक मनुष्य होने के नाते मिलने चाहिए। जैसे सभी को शिक्षा का अधिकार है, सभी लोग पढ़ सकते हैं, सभी लोग घूम सकते हैं, सभी लोग शांति से रह सकते हैं, तो सभी लोग को जो अधिकार प्राप्त है ना, और किस लिए अधिकार प्राप्त है, एक मानव होने के नाते, तो उसी को बोलते हैं मानवाधिकार, ठीक है। तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन है, वो मानव अधिकार वो अधिकार होता है जो मानव होने के नाते निश्चित रूप से उसको मिलना चाहिए। हम भी मानव हैं, आप भी मानव हैं, तो सभी को एक मानव होने के नाते क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मानवाधिकार बोलते हैं, मानवाधिकार कहलाता है, ठीक है। तो अब इसका छोटे छोटे पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। और जो मानव अधिकार होता है ना दोस्तों, वो जन्म से ही मिल जाता है, यानी कि मानव जैसे ही जन्म लेता है ना, उसको जन्म से ही वो अधिकार मिल जाते हैं, उसी को मानवाधिकार कहते हैं। ये इससे भी हम लोग बोल सकते हैं, है ना। देखिए अब इसको छोटे छोटे पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। यह वे अधिकार होते हैं जो किसी भी मानव को जन्म से ही प्राप्त हो जाता है ना। मानव अधिकार ये वे सारे अधिकार होते हैं जो मानव को जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। क्या मुझे जन्म से ही कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है? क्या मुझे जन्म से ही घूमने का अधिकार नहीं है? क्या मुझे जन्म से ही पढ़ने का अधिकार नहीं है? जो भी व्यक्ति होने के नाते, मानव होने के नाते उसे जो अधिकार प्राप्त होता है ना, उसी को मानवाधिकार कहते हैं। बार बार मैं बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर दूसरा देखिए, मानवाधिकार व्यक्ति के वे अधिकार हैं जिसके बिना मानव अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के बारे में सोच भी नहीं सकता है। मतलब मानवाधिकार वे अधिकार होता है ना जिसके बिना मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता है, जिसके बिना वो अपने व्यक्तित्व यानी खुद का विकास नहीं कर सकता है। मान लो मुझे घूमने का आज़ादी नहीं रहेगा, मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं रहेगा, तो क्या हम अपने आप का खुद का विकास कर पाएंगे? नहीं। तो कोई भी मानव जब तक उसको मानव अधिकार प्राप्त नहीं हुआ तब तक वो खुद का विकास नहीं कर पाएगा वो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मानव अधिकारों से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से जुड़े हुए। देखिए जो मानव अधिकार है ना, वो अधिकार होते हैं जो लोगों के जीवन से जुड़े होते हैं, लोगों की स्वतंत्रता से जुड़े होते हैं, लोगों की समानता से जुड़े होते हैं और लोगों के प्रतिष्ठा से जुड़े होते हैं। उसी को हम लोग मानव अधिकार कहते हैं। ये सब इसका छोटे छोटे पॉइंट्स है, ठीक है। तो इसमें से हम बहुत सारा पॉइंट्स बताएं, जो भी आपको अच्छा से समझ में आता हो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव अधिकार सबको समान रूप से प्राप्त है। मानव अधिकार जो सबको समान रूप से प्राप्त है। इन अधिकारों का हनन जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर नहीं किया जा सकता है। देखिए मानव अधिकार क्या है, सबको बराबर प्राप्त है। और हम ये नहीं कह सकते कि आपका जाति अलग है, आपका धर्म अलग है, आपका लिंग अलग है, तो आपका
कम मानवाधिकार प्राप्त होगा, किसी को ज़्यादा मानवाधिकार प्राप्त होगा, ऐसा नहीं। मतलब जाति, धर्म, भाषा के आधार पर हम बिल्कुल मानवाधिकार को हनन नहीं किया जा सकता, मतलब छीना नहीं जा सकता है कि आप दूसरे जाति के तो आपको कम प्राप्त है या तो फिर आपसे छीन लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सभी अधिकार जन्मजात अधिकार है, मतलब जन्म से ही सभी व्यक्ति को मिल जाता है मानवाधिकार, इसलिए छीना नहीं जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। तो मानव अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्तियों को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता से है। मतलब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि मानव अधिकार वह अधिकार होता है ना जो राज्य द्वारा, राज्य का मतलब होता है देश, ठीक है दोस्तों, जिस देश में हम लोग रहते हैं, तो देश द्वारा व्यक्तियों को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता से। मतलब क्या कि मानव अधिकार वो अधिकार है ना जिसमें देश क्या करता है, लोगों को कार्य करने की स्वतंत्रता देती है ना, कि आप कुछ भी कार्य करने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं, उसी को मानवाधिकार कहते हैं। जो हमारे देश के द्वारा व्यक्तियों को कार्य करने की स्वतंत्रता देती है कि आप किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिससे व्यक्ति अपने शारीरिक का विकास कर पाता है, मानसिक और नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके, है ना। हमें अपने राज्यों के द्वारा यानी कि अपने देशों के द्वारा कार्य करने की स्वतंत्रता क्यों दिया जाता है, ताकि हम अपना शरीर का, अपना मानसिक का, अपने ज्ञान का, अपने नैतिक शक्तियों का क्या कर सके, विकास कर सके। यही तो मानवाधिकार है ना। अब नेक्स्ट देखिए, मानवाधिकार प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त अधिकार है। देखिए मानवाधिकार जो है ना वो प्राकृतिक द्वारा प्राप्त अधिकार है। क्या जो हम लोग घूमने जाते हैं, क्या वो कोई हमें अधिकार दिए हैं, क्या नहीं, प्राकृतिक ने दिया है, ये सब गॉड का दिया हुआ चीज़ है, ठीक है। इसलिए समय तथा परिस्थितियों में परिवर्तन में होने पर भी अधिकारों के स्वरूप में विशेष परिवर्तन नहीं होता। देखिए अगर समय और परिस्थिति बाद में बदल भी जाएगा ना, तब भी मानव का अधिकार नहीं बदलता। क्या मुझे घूमने का अधिकार बदल जाएगा? कल होकर के समय और परिस्थिति अगर बदल जाए, आज 2024 से कल अगर 2025 आ जाएगा, तो क्या मानव को घूमने का अधिकार ही छीन लिया जाएगा? नहीं। तो चाहे समय और परिस्थिति क्यों ना बदल जाए, लेकिन मानव का जो अधिकार है ना वो कभी बदलता नहीं है। भला और भी इसके साथ जुड़ता है, इसको और भी अधिकार मिलता है, लेकिन घटता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अधिकारों से व्यक्ति को स्वतंत्रता की गारंटी मिलता है, शोषण और अत्याचारों से मुक्ति मिलती है। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया दोस्तों कि मानव अधिकार जब व्यक्ति को मिलता है ना, तो इससे लोगों को स्वतंत्रता की गारंटी मिलता है कि हम स्वतंत्र हैं, मुझे मानव अधिकार प्राप्त है, हम स्वतंत्र हैं। शोषण और अत्याचारों से मुक्ति मिलता है, हमें हमारे ऊपर कोई शोषण अत्याचार नहीं करता है, हम शोषण और अत्याचारों से मुक्त हो जाते हैं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता है। अब देखिए दोस्तों ये लास्ट पॉइंट है, और हम लोग जो बार बार मानव अधिकार रट रहे हैं, ये सबसे पहले मानव अधिकार किसके जुबान पे आया था, यानी सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम मानव अधिकार शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार अमेरिकन राष्ट्रपति जिसका नाम था रूजवेल्ट 16 जनवरी 1941 ईस्वी को सबसे पहले प्रयोग किए थे मानव अधिकार का। ठीक है, उसी समय से आज हम लोग मानव अधिकार चला रहे हैं। सबसे पहले कि इन्होंने इसका प्रयोग किया था राष्ट्रपति रूजवेल्ट 16 जनवरी 1941 को। आप देखते हैं मानव अधिकार का उदाहरण। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, हम लोगों ने पहले ये देखा कि मानव अधिकार का अर्थ क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे मानव अधिकार का कुछ उदाहरण कि हमें कौन कौन से मानव अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, तो मानवाधिकार सबसे मौलिक और बुनियादी अधिकार है। मौलिक मतलब समझ में आता है आप लोगों को, जैसे हम लोग को मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त है, वैसे ही मानव अधिकार भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मौलिक मतलब जो इंपॉर्टेंट, जो मुझे चाहिए ही चाहिए, जो लोगों को चाहिए ही चाहिए, है ना। तो मानवाधिकार सबसे मौलिक और बुनियादी अधिकार है जो हर व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त है, और यह अधिकार उसके मरने तक भी क्या रहता है, जारी रहता है। किसी व्यक्ति के मानवाधिकार को उससे छीना नहीं जा सकता है, चाहे वह किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी आस्था का क्यों ना हो, उससे हम उसका अधिकार को छीन नहीं सकते हैं। मानवाधिकार न्याय पाने का मार्ग, हम अपने जो हमें अधिकार प्राप्त होता है ना, उसके द्वारा हम न्याय मांग सकते हैं। जैसे मान लो मुझे घूमने की आज़ादी है और हमसे छीना जा रहा है, तो इसके माध्यम से हम न्याय मांग सकते हैं कि मुझे अधिकार है घूमने का, लेकिन मुझे घूमने के लिए नहीं मिल रहा है, तो मुझे न्याय चाहिए। तो मानव अधिकार एक न्याय पाने का भी रास्ता है। ये सुरक्षात्मक कानून है जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में 30 मानवाधिकार का वर्णन किया गया है। जब मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा किया जा रहा था ना, तो उसमें 30 मानवाधिकार का वर्णन किया गया, जिनमें से कुछ मानव अधिकार इस प्रकार है। देखिए मानव अधिकार के कुछ उदाहरण, तो एक हो गया समानता का अधिकार। ठीक है, सभी को समानता का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, सभी को जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, अपमानजनक व्यवहार से मुक्ति, अगर आपके साथ कोई अपमानजनक व्यवहार कर रहा है तो उससे मुक्ति होना। ठीक है, यह अधिकार आपके पास है। गुलामी से मुक्ति, अगर आपको कोई गुलाम बना रखा है तो उससे भी बाहर आ सकते हैं आप।
ठीक है। शिक्षा का अधिकार, आपको शिक्षा पाने का भी अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, इसके लिए भी आपके पास स्वतंत्र है। ठीक है, आप स्वतंत्र है, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हम लोग देखें। ठीक है, टोटल 30 मानवाधिकार दिया गया है, लेकिन यहाँ में से हम लोगों ने कुछ इसका उदाहरण देखा, जो कि ये आप लोग कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको आप जैसे हम लिखें सीरियल वाइज वैसे आप भी लिखो। आप जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हो। पहले समानता का अधिकार लिख लो, फिर गुलामी, फिर शिक्षा, फिर धर्म स्वतंत्रता। ये सब आपको खुद बाय खुद आता जाएगा। ठीक है, जो नॉर्मल हम लोग खुद से जानते हैं। तो मानव अधिकार की कुछ विशेषताएं कि मानव अधिकार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो ये अधिकार आवश्यक और मौलिक है, यानी मानव अधिकार जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट है और मौलिक है। मौलिक मतलब जो सबको मिलना ही मिलना चाहिए, है ना। तो मानवाधिकार के अभाव में, यानी कि जब मानवाधिकार नहीं रहेगा तो समाज दयनीय स्थिति में होगा, यानी समाज खतरे में होगा। और मानव अधिकार लोगों के उत्थान के लिए आवश्यक है। उत्थान मतलब लोगों को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है मानव अधिकार, इसलिए इसे आवश्यक और मौलिक माना गया है। दूसरा पॉइंट है मानवाधिकार सार्वभौमिक है, यानी कि यह अधिकार लोगों के बीच भेदभाव नहीं करती है। यह अधिकार सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध है। सार्वभौमिक मतलब सभी को, है ना, लोगों के बीच विभेद मतभेद पर ध्यान दिए बिना, यानी लोगों के बीच ये किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है, और ये बिना भेदभाव के सभी लोगों को समान रूप से मौलिक अधिकार प्रदान करती है, जिससे सभी का विकास होता है। गतिशील, ये अधिकार स्थिर नहीं होते हैं, इन्हें मौजूद स्थितियों और परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। मान लो कि आज का समय कुछ और है, कल का समय कुछ और रहेगा, तब जो मानव का अधिकार है इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, बदला भी जा सकता है, इसमें कुछ और अधिकार को जोड़ा जा सकता है। इसलिए इसे बोला जा रहा है गतिशील, कि ये रुकता नहीं है, चलता रहता है। ठीक है। चौथा पॉइंट है दोस्तों अपरिवर्तनीय, यानी कि जिसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो मानव अधिकार अपरिवर्तनीय है, इन्हें कोई भी छीन नहीं सकता। कोई भी शक्ति या प्राधिकार किसी व्यक्ति से इन मूल अधिकारों को नहीं छीन सकता। देखिए, ये परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मान लो जो मुझे अधिकार प्राप्त है, वो अधिकार कोई व्यक्ति हमसे छीन करके हमको दूसरा अधिकार नहीं दे सकता है कि हम उसके अधिकार को छीन लेंगे और उसको जो अधिकार प्राप्त है उसमें हम परिवर्तन ला देंगे। तो इसीलिए बोला गया कि जो ये मानव अधिकार है ये अपरिवर्तनीय है, कोई इसे बदल नहीं सकता, कोई इसे छीन नहीं सकता किसी का अधिकार को। ठीक है, किसी की शक्ति को कोई छीन नहीं सकता है। नेक्स्ट है गरिमा से जुड़े, यानी कि जो ये मानवाधिकार है ये समाज में रहने वाले व्यक्तियों की गरिमा से गहराई से जुड़े हुए हैं, लोगों के दिलो दिमाग से जुड़े हुए हैं ये। ठीक है, मानव का अधिकार एक गरिमा से जुड़े हुए हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर हमारा छठा, मानव अधिकार जन्मजात होते हैं, कि जो मानव का अधिकार है वो लोगों को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। जैसे ही मानव समाज में आता और पैदा होते हैं वैसे ही लोगों को ये अधिकार मिल जाता है। तो अधिकार कहीं से या कहीं से लाए या तो उधार नहीं मांगा जा सकता है, या तो फिर ये मानव अधिकार खरीदा नहीं जाता है, बल्कि उनके अधिकार स्वाभाविक रूप से विद्यमान होते हैं। यानी जैसे ही वो जन्म लेते हैं उसका खुद से विद्यमान हो जाते हैं, यानी कि ये अधिकार उनको खुद से प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे पर्यावरण क्या है, विश्व में पर्यावरण समस्या क्या है। तो देखिए पर्यावरण क्या है, हमारे जो चारों तरफ फैला हुआ जो चीज़ है वो पर्यावरण ही तो है। पर्यावरण वह सब कुछ है जो हमारे चारों ओर मौजूद है, हमारे जीवन को प्रभावित करता है। जो भी चीज़ हमारे चारों तरफ है वो हमें प्रभावित करता है। जैसे हवा हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं, पेड़ पौधा फैले हुए हैं, तो हमें प्रभावित कर रहे ही नहीं कर रहे, उसके छाए में रहते हैं, उसके द्वारा जो फल आता है वो हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो हमारे चारों तरफ जितनी भी सारी चीज़ें मौजूद हैं और जितनी भी सारी चीज़ें मौजूद हैं उसका प्रभाव किसी ना किसी रूप में हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक है, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, भूमि हो गया, पेड़ पौधे हो गया, पशु पंछी हो गया, मनुष्य हो गया, तथा प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण भी शामिल है। प्राकृतिक मतलब भगवान के दिया हुआ चीज़ और सामाजिक मतलब समाज के द्वारा दिया गया चीज़, ये सब चीज़ शामिल है। सरल शब्दों में कहें तो जिस वातावरण में हम रहते हैं वही पर्यावरण है। परिभाषा देखिए, मनुष्य के चारों ओर उपस्थित सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित, प्रकृति मतलब भगवान का द्वारा दिया गया चीज़, और मानव निर्मित जो मानव के द्वारा बनाया गया चीज़ है, उस समुच्चय को यानी पूरे चीज़ को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण क्या समस्या क्या है, देखिए दोस्तों पर्यावरण कहाँ पर खराब हो रहा है। वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा क्या रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। जैसे कारखानों गाड़ी चल रहे हैं उससे धुआं निकल रहा है, धुएं से हवा दूषित हो रही है। तो ये सब वजह से क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, हवा प्रदूषण हो रही है। जल प्रदूषित, नदियों और तालाबों में गंदा पानी फेंक दिया जाता है। रसायन मिलने यानी खेती बाड़ी किया जाता है तो उसमें रसायन उर्वरक डाला जाता है, जिससे पानी क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, जल प्रदूषित हो जाती है। भूमि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण भी होता है। कैसे, जो रासायनिक खाद वगैरह हम लोग डालते हैं, छोटे छोटे कीटों घास फूस को मारने के लिए जो दवा छिड़कते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं, इससे मिट्टी की गुणवत्ता क्या हो जाती है, घट रही है। जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रहा है,
पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं जिससे मौसम में असामान्य बदलाव हो रहा है। जब पानी गिरना चाहिए तो नहीं गिर रहा है, और धूप इतना तेज है, गर्मी बढ़ रही है। ठीक है। वनों की कटाई, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा भूमि और जल दोनों को प्रदूषित कर रही है ना। ओजोन परत का क्षरण, ओजोन परत जिसकी वजह से धूप इतना हम सभी को तेज लगता है। ठीक है। हानिकारक गैसों के कारण ओजोन परत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उसके अंदर छिद्र हो रहा है जिसकी वजह से धूप तेज हम लोगों को लगता है। जल संकट, बढ़ती जनसंख्या के कारण जल का दुरुपयोग किया जाता है, पानी को फालतू में बहाया जाता है, जहाँ एक लोटा वहाँ पर एक बाल्टी। जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि होते जा रही है, घर बनाना पड़ेगा, इसके लिए पेड़ पौधों को काटा जाता है। शहर का बढ़ावा देने के लिए, रास्ता बनाने के लिए पेड़ पौधे काटे जाते हैं। संसाधन पर दबाव बढ़ रहा है और प्रदूषण में भी वृद्धि हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा, शहर बढ़ेगा तो इससे संसाधन पर दबाव पड़ेगा। संसाधन मतलब वही पेड़ पौधे, मिट्टी, जल, ये सब हो गया। ठीक है। और प्रदूषण में भी वृद्धि होगा। आगे देखिए, पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है, इसे सुरक्षित रखना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। पेड़ लगाना, जल बचाना, प्रदूषण को कम करना और प्राकृतिक संसाधन यानी भगवान का द्वारा जितने दिए हुआ चीज़ें, पानी, हवा, पेड़ पौधे, ये सभी का सही उपयोग करके हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं।